हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। कैसे हैं आप सभी? जियादक्स कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने फंडामेंटल और पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आई होप वो सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे जितनी भी वीडियो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में उनकी प्रीवियस वीडियो के लिंक डले हुए हैं। सो प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो कौन कौन सी सिचुएशन होती है जब एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, रिकंस्टिट्यूट होती है साझेदारी फर्म? तो मेनली हमारे पास देखिए कब होती है साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन। पहला, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर आपकी साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो भी आपकी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। दूसरा आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, change in profit sharing ratio by the existing partner। by the existing partner। जो साझेदारी फर्म में ऑलरेडी साझेदार हैं, अगर वे अपने लाभ हानि अनुपात को बदल लेते हैं तो भी हम कहेंगे कि साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। मतलब एक सिंपल सी बात है कि साझेदारी आपको पता है एक समझौते का परिणाम है, और उस समझौते में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन अगर आएगा तो वो क्या कहलाएगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। ठीक है, तो नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करेगा तो भी समझौते में परिवर्तन होगा, क्योंकि समझौता पहले पुराने साझेदार सपोज करो दो थे, दो के बीच हो रहा था, अब तीसरा आ गया, अब वही समझौता तीनों के बीच होगा, तो समझौते में परिवर्तन आया, साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। सेकंड था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द एक्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर कोई फर्म में नया नहीं आया, लेकिन जो ऑलरेडी साझेदार थे उन्होंने क्या किया? अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर लिया। पहले सपोज करिए वो लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांट रहे थे, अब उन्होंने अपने कैपिटल रेशियो में कर लिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, या फिर 2:1 या जो भी उनके अकॉर्डिंग सूट होता है वो साझेदारों ने कर लिया है। ठीक है भाई। तीसरा आता है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर किसी कारणवश कोई साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो भी साझेदारी फर्म का क्या कहलाएगा? रिकंस्टिट्यूट कहलाएगा, पुनर्गठन कहलाएगा। ठीक है। अब साझेदारी फर्म से कोई भी साझेदार रिटायरमेंट क्यों लेता है, उसके भी कुछ कारण है। पहला है, अब साझेदार की काम करने की क्षमता नहीं है, उसकी एबिलिटी जो है कि उस काम करने की वो खत्म हो चुकी है, तो भी वो साझेदारी फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। या फिर उसका स्वास्थ्य उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है, उसकी जो हेल्थिंग पोजीशन है वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, ठीक है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया है। नेक्स्ट आता है मेरे पास डेथ ऑफ द पार्टनर। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो वो पता है आपको फर्म को छोड़कर चला जाएगा। पहले समझौता
उन साझेदारों के बीच था, अब एक साझेदार की मृत्यु होगी तो बचे हुए साझेदारों के बीच समझौता होगा, तो भी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास मर्जर ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अगर दो साझेदारी फर्मों का विलय हो रहा है, एकीकरण हो रहा है, तो भी साझेदारी के समझौते में परिवर्तन आएगा, और जब साझेदारी के समझौते में परिवर्तन आएगा तो वो क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। ठीक है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से साझेदारी फर्म के जो समझौता है साझेदारों के बीच उसमें परिवर्तन आता है, तो हम कह सकते हैं कि साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारा पहला टॉपिक, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों तो हमें एक नए साझेदार की जरूरत पड़ती है, और जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश करने से फर्म किस तरह से प्रभावित होती है, कौन कौन से समायोजन करने पड़ते हैं, वो समस्त चीजें मैं अब आपको यहाँ समझाऊंगा, और उसके बाद उन समायोजन को कैसे हम अकाउंटिंग रूप में लेके आएंगे। ठीक है, वो करेंगे हम। तो आइए हम करते हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर में। आप सबने अच्छे से मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया है, क्लियर बताया है कि जो साझेदारी फर्म है, जब हम व्यवसाय साझेदारी फर्म के रूप में करते हैं तो उसमें जो हमारे देश में अधिनियम लागू होता है वो लागू होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में ये मेंशन है कि कैसे एक नए साझेदार को फर्म में प्रवेश किया जाए, करवाया जाए। तो सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बता दूं कि भाई जब तक एक साझेदारी फर्म में समस्त साझेदार जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो सहमत ना हो जाएं, वो एग्री ना हो जाए, तब तक आप अपनी साझेदारी फर्म में एक नए साझेदार का प्रवेश नहीं कर सकते। समस्त साझेदार एग्री होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरी बात आती है कि साझेदार की जरूरत क्यों पड़ती है भाई। तो मैं आपको बताऊं साझेदार की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके भी 2-3 रीजन है। पहला, कैपिटल। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो बिजनेस को सपोज करो वाइड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें, किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश करवा लें, ठीक है, जो पैसे वाला हो, वो कैपिटल लेके आए अच्छी खासी, और उससे क्या होगा, हमें पैसे की जरूरत होगी, वो मेरी पूरी हो जाएगी। वो कैपिटल लेके आएगा तो उससे क्या होगा, बिजनेस में पैसा आएगा, कैपिटल आएगा, हम अपने बिजनेस को वाइड कर सकते हैं। सेकंड, उसकी मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके स्किल्स। मेरे अंदर बिजनेस को रन करवाने के क्वालिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने फर्म में साझेदार में ला लूं जो बिजनेस को रन करने में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस को अच्छे से जानता हो, बिजनेस करने में निपुण हो, दक्ष हो, तो भी मैं एक नए साझेदार को की मुझे आवश्यकता होगी। ठीक है, तीसरा है मेरे पास गुडविल। मैं किसी ऐसे नामी ग्रामी व्यक्ति को अपने फर्म में पार्टनर के रूप में ले लूं जिसके नाम से ही बिजनेस रन हो जाए, जिसकी ऑलरेडी पहले अच्छी खासी गुडविल है। ठीक है, तो ये 3 कारण मेरे पास हो सकते हैं जिससे मुझे जरूरत हो कि मैं एक नए साझेदार को फर्म में प्रवेश करवा लूं।
ठीक है भाई। अब बात आती है एक नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करवाने से हमारी फर्म में क्या क्या नए परिवर्तन होंगे। ठीक है भाई। पहला है मैं कैलकुलेट करूंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जब एक फर्म में नया साझेदार आएगा तो लाभानी में हिस्सा लेगा। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट होगा भाई, पुराने साझेदारों में समझौता, अभी मैंने आपको बताया कि जो समझौता है, जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें परिवर्तन आएगा। तो नए साझेदार के प्रवेश के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, उसको दोबारा से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक ये आएगा हमारे पास। ठीक है, मैं पहले आपको एक चीज और बता दूं, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, जिस दिन साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस दिन से और आगामी वर्षों तक, जब तक वो साझेदार रहता है, फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए वो उत्तरदायी रहेगा। जिस दिन से वो फर्म में प्रवेश उसने किया है उस दिन से आगामी वर्षों तक, जब तक वो साझेदार है, फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए वो उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन उसने प्रवेश किया है उससे पूर्व, उससे पहले के किसी भी कार्य के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, ये तो है जनरल बात। अब उसके राइट्स क्या है, उसके अधिकार क्या होंगे, तो उसका पहला अधिकार होगा भाई संपत्ति और दायित्वों में, आप कह सकते हो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। पहला ये उसका अधिकार रहेगा। दूसरा, फर्म के भविष्य के लाभों में, फर्म के भविष्य के, बीते हुए नहीं, चाहे फर्म ने संचित करके रख रखे हो लाभ जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, उनमें इसका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन फर्म के भविष्य के, भावी लाभों में, भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। तो दोस्तों ये दो अधिकार मुख्य रूप से जब एक फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इनसे जुड़ी हुई एक और जरूरी चीज, एक जरूरी बात, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार एक साझेदार को कब मिलेगा, जब वो फर्म में कुछ पैसे लेके आए। ठीक है, और उसे हम किस नाम से जानेंगे, कैपिटल के नाम से। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो राशि लेके आता है, जो पैसे लेके आता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे, संपत्ति और दायित्व में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो पैसे लेके आएगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, कैपिटल के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे भाई, पूंजी कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। और फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धन लगाएगा
फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आएगा उसे हम ख्याति, गुडविल क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखें आप। ठीक है, तो वापस हम इस पे आते हैं कि जब नए एक फर्म में नया साझेदार प्रवेश करेगा तो उसके प्रवेश के कारण एक फर्म में क्या क्या समायोजन होंगे। पहला, नए लाभ हानि अनुपात की गणना की जाएगी। ठीक है, तो नया लाभ हानि अनुपात कैसे ज्ञात किया जाएगा, वो मोस्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। फार्मूला क्या है भाई? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। देखिए, एक नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व जो पुराने साझेदार हैं, जो ओल्ड पार्टनर हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर कह सकते हो आप, एग्जिस्टिंग पार्टनर कह सकते हो, उनका जो लाभ हानि अनुपात होता है एक नए साझेदार के प्रवेश के समय, उसे हम ओल्ड रेशियो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओल्ड रेशियो के नाम से। ठीक है, और नए साझेदार के प्रवेश के कारण जो पुराने साझेदार हैं वो अपने लाभ हानि में से कितना त्याग करेंगे, कितना हिस्सा नए साझेदार को देंगे, उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो हटा देंगे तो उसे हम न्यू रेशियो के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। पहला समायोजन करेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, दूसरी करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो इसका भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, जो साझेदारों का पुराना अनुपात है उसमें से उनके पास बचा क्या है, न्यू रेशियो, वो घटा देंगे तो मेरे पास सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है मेरे पास जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है, और उस लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो जो राशि लाता है उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल। ठीक है, तो तीसरा मेरे पास आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे कि उसके प्रवेश के समय हमारे बिजनेस की गुडविल क्या है। ठीक है, और वो जब प्रवेश कर रहा है तो उसको कितना धन, कितनी राशि प्रीमियम के रूप में लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका हम वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, और जब इसका वैल्यूएशन कर लेंगे तो फिर हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे तो याद रहे इसको पुराने साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और एक रेशियो में किया जाएगा, वो रेशियो होगा सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि जो साझेदार अपने लाभों का एक नए साझेदार के प्रवेश के समय त्याग करेगा उसको उतना ही हिस्सा गुडविल के प्रीमियम के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय जब वो पैसे लेके आएगा, धन लेके आएगा गुडविल के रूप में, तो पुराना साझेदार अपने लाभ का जितना हिस्सा नए साझेदार के लिए त्याग करेगा उसी अनुपात में, उसी हिस्से के अनुसार उसको
गुडविल के प्रीमियम के रूप में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे खाते जो हैं उसमें एसेट्स में मोस्टली हिस्टोरिकल टर्म होती है। हम क्या करते हैं, संपत्ति एक बार खरीद ली, सपोज करिए मैंने 5 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए की। ठीक है, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की 5 साल पहले। उसके ऊपर मैंने 10% का डेप्रिसिएशन काउंट करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, उसके बाद अगर मैं देखूं 5 साल बाद 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हो गया मेरे अकाउंट्स में, मेरे बैलेंस शीट में। इस एसेट्स की, इस बिल्डिंग की कीमत कितनी आई? 5 लाख रुपए। ये कौन सी कीमत है? मेरी हिस्टोरिकल है, जो मेरी किताबों में है, अकॉर्डिंग टू मेरे डेप्रिसिएशन, जो मैंने फिक्स किया है खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू देखूं तो मुझे पता ही नहीं इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो जब एक फर्म में नया साझेदार प्रवेश करेगा तो मेरी जितनी भी संपत्तियां हैं उनको हम रीवैल्यूएट करेंगे, उनका पुनर्मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में संपत्तियों की जो वैल्यू है वो कम भी हो गई होगी या फिर बढ़ भी गई होगी। जैसे लैंड है, ठीक है, हो सकता है कीमत बढ़ गई हो। ये बिल्डिंग है, हो सकता है इसकी कीमत 4 लाख ही बची हो, हमारे डेप्रिसिएशन हमने रेट कम कर रखी हो। ठीक है, इसकी हालत ज्यादा जर्जर हो गई हो। फर्नीचर है, टूट गया हो, ठीक है, हमने उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लगा रखी, लेकिन एक्चुअल अगर उसको ग्राउंड पे देखें तो फर्नीचर की वैल्यू नहीं है। इसलिए एक नए साझेदार के प्रवेश के समय हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करेंगे, लायबिलिटीज को भी पुनर्निर्धारित करेंगे, दोबारा से निर्धारित करेंगे कि एक्चुअल में मेरी लायबिलिटी कितनी बची हुई है। ठीक है भाई, अब मेरे पास नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। अगर मेरे कोई ऐसे प्रॉफिट या रिजर्व पड़े हैं जो अभी तक बटे नहीं है, और वो किसके टाइम के हैं भाई? पुराने साझेदारों के टाइम के, ओल्ड पार्टनर के, क्योंकि नया साझेदार तो आज ही आया है। ठीक है, आज प्रवेश कर रहा है, तो आज जब वो प्रवेश कर रहा है तो लाभ तो उसके बढ़ ही नहीं सकते, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते। ठीक है, भविष्य के लिए पुराने साझेदारों ने, जो ओल्ड पार्टनर है, उन्होंने अपने लाभों में से कुछ हिस्सा या लाभ ही बचा के रखे हुए हैं भविष्य के लिए। तो आज जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो उनकी हम एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है या जो भी मेरे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, और देन हम लास्ट है हमारे पास कैपिटल की एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। देखिए डियर, जब एक नया फर्म में साझेदार प्रवेश करता है तो ये सारे चेंजेस होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया कैलकुलेट होता है, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट होता है कि भाई नए साझेदार के प्रवेश के कारण पुराने साझेदारों ने अपने लाभ का कितना हिस्सा त्याग किया, उसके लिए उसको कैलकुलेट करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन होता है, फिर गुडविल की अकाउंटिंग होती है, फिर एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो बचे हुए थे मेरे पास उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इन सब के कारण पार्टनर्स जो होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, उनकी कैपिटल में कमी या बढ़ोतरी, या तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई होती है या फिर डिक्रीज हो गई होती है। तो फाइनली हम क्या करते हैं, कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास क्या रहेगा कि कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, कैसे हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। मैंने आपको फार्मूले बताए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के,
न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। और सिमिलरली मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला बताया है, आप देख सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप इनको याद कर लें। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई क्वेरी है आप लोगों की, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो कमेंट्स हैं या जो क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट करके डिस्क्रिप्शन में उनको सॉर्ट आउट करके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो उनको जरूर देखें। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।